दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। तो समस्त राजनीतिक जो पार्टीज हैं वो इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। और आज का ही दिन शाम को 4 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला, इन पांचों स्टेट में कब कब किस किस दिन चुनाव होगा, कितने चरणों में चुनाव होगा और किस दिन रिजल्ट आएगा, इस सब की घोषणा कर दिया। और चुनाव आयोग का आज तारीखों का ऐलान करते ही इन पांचों राज्यों में आचार संहिता लग गया। इसका मतलब कि अब इन सभी स्टेट में जितने भी सरकारें हैं वो चुनाव को देखते हुए किसी भी प्रकार की योजनाओं का घोषणा नहीं कर सकता है। अब सिर्फ वादे ही वादे और आने वाले 5 साल में क्या क्या करेंगे और पिछले 5 साल में पार्टीज ने क्या क्या किए हैं अपने स्टेट में, इसी का बखान, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, यही सब अभी से लेके 4 मई तक के देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहला स्टेट असम का। तो चुनाव आयोग ने बताया है कि असम में 126 सीटों पर चुनाव होना है और इसके लिए सिंगल फेज में एक फेज 9 अप्रैल को चुनाव होगा और 4 मई को काउंटिंग होगा। स्पष्ट। दूसरा स्टेट आ जाइए केरला। केरला में भी चुनाव आयोग के अनुसार सिंगल फेज, एक फेज में चुनाव होगा 9 अप्रैल का दिन केरला में भी चुनाव होगा और 4 मई को काउंटिंग होगा। उसके बाद आ जाइए पुदुचेरी। पुदुचेरी में भी 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को काउंटिंग होगा। ठीक है। अब आ जाइए स्टेट तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी सिंगल फेज में, इतना बड़ा स्टेट, सिंगल फेज में चुनाव होगा और चुनाव का तारीख है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में सिंगल फेज में चुनाव होगा और वोटों की गिनती का काम और रिजल्ट का काम 4 मई को होगा। उसके बाद आ जाइए सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेट पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा था कि जैसा पिछले 2021 में 8 चरणों में चुनाव हुए थे, तो ऐसा सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार भी वैसा ही कुछ होगा। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन के साथ पश्चिम बंगाल में जो मीटिंग की थी उसमें उन्होंने मांग रखी थी कि बहुत ज्यादा लंबा इलेक्शन का फेज नहीं रखना है, हमें 2 या 3 फेज में ही चुनाव को कंडक्ट कर लेना है। और चुनाव आयोग ने उनकी बातों को मानते हुए पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ 2 फेज में चुनाव होंगे। पहला फेज 152 सीटों पर 23 अप्रैल को और 142 सीटों पर 29 अप्रैल को चुनाव होंगे और 4 मई को सभी 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल का भी काउंटिंग का काम होगा। उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। इसके साथ ही दोस्तों चुनाव आयोग ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने और भी क्या क्या चीज इस विधानसभा चुनाव 2026 में वो इंप्लीमेंट करने जा रही है, इन सारी चीजों को चुनाव आयोग ने विस्तृत रूप से बताया है कि कैसे हर एक पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे और सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह रहेगी, तमाम चीजों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। तो दोस्तों ये 2026 जो है इन 5 राज्यों का चुनाव होना है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपने अपने जहां जहां फाइट कर रहे हैं, जैसे कि बीजेपी मेन रूप से फाइट कर रही है
असम में, पश्चिम बंगाल में, फिर से पौंडीचेरी में भी है एंड तमिलनाडु में भी है। केरला में वो उतना ज़्यादा प्रेजेंस नहीं दिखा पा रही हैं, लेकिन केरला में भारतीय जनता पार्टी का कोशिश रहेगा कि वो अपना वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, क्योंकि अभी पिछला बार 2024 में एक लोकसभा क्षेत्र भी जीते थे और अभी तिरुवनंतपुरम का मेयर का भी चुनाव बीजेपी वहां जीते हैं। तो बीजेपी का फोकस ये रहेगा कि केरला में अगर कांग्रेस को और यूडीएफ को टक्कर और लेफ्ट को टक्कर नहीं दे पाते हैं तो कम से कम अपना वोट परसेंट को बढ़ाए। दूसरा स्टेट आ जाते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु इस बार बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। वहां बीजेपी एआईडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और वहां पर उनके मेन अपोनेंट हैं कांग्रेस प्लस डीएमके। कांग्रेस का उतना ज्यादा स्कोप नहीं है, डीएमके का वहां बहुत ज्यादा स्कोप है और डीएमके और कांग्रेस का अलायंस का वहां सरकार है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक थलापति विजय वो अपनी पार्टी लेकर एक नया बीच में समीकरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जो विजय हैं वो किनका वोट काटते हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि बीजेपी के और एआईडीएमके की सोर्सेज भी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अलायंस में आने का कोशिश कर रहे हैं ताकि वो डीएमके और कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत अलायंस बना सकें और उनको हरा सकें। तो लेकिन एक और चीज है, डीएमके एआईडीएमके के एक बहुत बड़े नेता हैं पनीर सेल्वम जी। उन्होंने अभी एन मौके पर एआईडीएमके का साथ छोड़कर डीएमके का खाने में जाकर बैठे गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि बीजेपी और एआईडीएमके के लिए कितना बड़ा नुकसान है, कितना वो घाटा कर सकते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। मुकाबला वहां पर 50-50 का है, कोई भी टीम वहां पर जीत सकती है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों का वोट परसेंट ऑलमोस्ट इक्वल है। बहुत ही कम वोटों का मार्जिन से जीत हार का फैसला होता है। तो ये इसके बारे में कोई कुछ कहा जा नहीं सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, एज है, डीएमके को एज वहां मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर विजय की टीम इधर आ जाती है, बीजेपी के साइड एआईडीएमके के साथ आ जाती है, तो निश्चित रूप से फिर बीजेपी को फायदा मिल सकता है। अब आ जाइए पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में बीजेपी और वहाँ कुछ लोकल जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मिलकर वहाँ बहुत आराम से चुनाव जीत सकती हैं। अब आ जाइए असम के बारे में। असम ऐसा लग रहा है कि हिमंत बिस्व शर्मा के अगुवाई में बीजेपी कंफर्टेबली असम का चुनाव जीत सकता है। अब आ जाइए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेट है पश्चिम बंगाल। वहां की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो न तो प्रधानमंत्री को कुछ समझती है, न गृह मंत्री को कुछ समझती है, न सीबीआई को समझती है, न ईडी को समझती है। अब उन्होंने अपनी सारी हदों को पार करते हुए भारत की राष्ट्रपति को भी कुछ भी समझना सही नहीं समझा है। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल एक अलग ही देश की तरह ममता बनर्जी उसको ट्रीट कर रही है और उसे लगता है कि वो उस देश की सर्वा है। लेकिन ऐसा लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। फेडरल स्ट्रक्चर होता है, कुछ परिपाटी होती है, कुछ नियम होते हैं, संविधान होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं, ममता बनर्जी बिल्कुल एनार्किस्ट की तरह बिहेव कर रही हैं और अर्बन नक्सल के जगह लगता है कि ममता बनर्जी ही शासन कर रही हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि वो सत्ता में आए और मुझे लगता है कि पिछले बार मतलब कि 2 विधानसभा से मैं देख रहा हूं, 2016 में 3 सीट से 2021 में 77 सीट तक भारतीय जनता पार्टी आए थे। अब इस बार देखना है कि यहां से कहां जंप मार सकते हैं। एसआईआर का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। एसआईआर का सिर्फ जो फर्स्ट फेज में है जिसमें 60 लाख लोगों के नाम कटे थे और जो एक और कैटेगरी थी जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कैटेगरी थी उसमें भी 60 लाख लोगों के नाम कटे हैं
और उसी को शुद्धिकरण करने का काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे हैं। तो अब देखते हैं उस 60 लाख में से कितने लाख लोग वोटर लिस्ट में जुड़ते हैं। अब देखिए ऐसा कहा गया है कि ऐसा नियम है कि जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट डे होता है उस दिन तक अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको जो वोटर लिस्ट अवेलेबल है उसी से आपको वोटिंग कराना होता है। तो अब देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत क्रूशियल स्टेट पर है। फेज में चुनाव है 23 और 29 और 4 मई को काउंटिंग है। अब अगर ममता बनर्जी कोर्ट खेलती है कि अगर एसआईआर के लिए वो फिर से कोर्ट जाती है और कहती है कि इतने लोगों का नाम कटा है, इतने लोगों का नाम अभी तक जुड़ा नहीं है, किसी तरह का व्यवधान करने की कोशिश करती है, तो हो सकता है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां के चुनाव को होल्ड पर डाल दिया जाए और कहा जाएगा कि पहले अब एसआईआर का काम पूरा होगा उसके बाद चुनाव होगा। ऐसा मुझे लगता है। अब ममता बनर्जी हर संभव प्रयास कर रही है कि स्टेट में किसी भी तरह प्रेसिडेंट रूल लग जाए ताकि उससे उत्पन्न माहौल को वो अपने फेवर में लोगों के बीच में जाकर अपने फेवर में चुनाव को करवा सके। ये पूरी की पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है। लेकिन अब देखिए अब कहां तक वो सक्सेस होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है या चुनाव आयोग जो है वो जितना वोटर लिस्ट अवेलेबल है उसी पर चुनाव करवा देती है। इसमें भी ममता बनर्जी को बहुत बड़ा घाटा है क्योंकि जितने भी लोगों के नाम कटे हैं वो उसमें से मैक्सिमम मुस्लिम्स ही हैं और मुस्लिम्स मतलब ममता बनर्जी के वोटर्स हैं। तो दोस्तों इसी के साथ है आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।